शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक की एक संदेशात्मक कविता का शीर्षक है एक दिन का। आज हम इस कविता के बारे में आलोचना करेंगे। कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इस कविता में एक सुंदर सा संदेश दिया गया है। कौन सा संदेश? घमंड न करने का संदेश। अक्सर आप लोग जानते हैं, मैंने कई वीडियोस में कई पाठ पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था, जब मैंने भाववाचक संज्ञा के बारे में आलोचना की थी कक्षा 6ठी 7वीं के विद्यार्थियों के साथ, तभी मैंने कहा था मनुष्य के अंदर कुछ गुण समाहित होते हैं, जैसे द्वेष, ठीक है, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, अहंकार करना, दूसरों को प्यार करना, हाँ कि नहीं, लोभ करना, त्याग देना। तो ये कुछ गुण होते हैं जो मनुष्य के अंदर समाहित होते हैं। कुछ खराब गुण भी होते हैं और कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। तो ये घमंड करना जो होता है, घमंड करना ये बहुत ही एक खराब गुण है। लगभग सभी इंसानों में कमोवेश यह गुण देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा भी है, कुछ सज्जन हैं इस संसार में, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनके अंदर घमंड नाम की कोई चीज है ही नहीं। और हम जैसे लोगों के अंदर थोड़ा बहुत यह गुण जरूर रहता है। मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो हमारे मन में ये जो घमंड करने का जो गुण है, इसी गुण को हमारे मन से निकालना है, ठीक है। हमें घमंड करना छोड़ना होगा। अगर हम घमंड करते रहेंगे, इसी गुण को अपने मन से हटा नहीं पाएंगे, तो उसका बुरा नतीजा भोगना पड़ता है। इस कविता में ऐसा ही हुआ है। किसके साथ? कवि के साथ, ठीक है। इसलिए घमंड करना बहुत बुरी चीज होती है, बुरी बात होती है। और अगर हमारे मन में घमंड नाम की कोई चीज थोड़ी बहुत भी है, तो उस चीज को हमें बाहर निकालना है, फेंकना है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। कवि कहते हैं, ठीक है, जब इंसान अत्यधिक घमंड करता है तो भगवान भी सह नहीं पाते, और उसे शिक्षा देने के लिए, उचित दंड देने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचते हैं। तरकीब मतलब उपाय। अगर हम ज्यादा घमंड करते रहेंगे, हाँ कि नहीं, तो उस घमंड को चूर चूर करने के लिए ऊपर वाला कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेगा। और यहां कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत स्वयं घमंड कर रहे हैं। क्या कहते हैं? उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना घट चुकी है। वे बहुत घमंडी थे, उनके मन में बहुत घमंड था, बहुत गर्व था। उसी घमंड को चूर चूर करने के लिए उनके साथ एक घटना घटी थी, और उसी घटना के बाद उन्होंने घमंड करना ही छोड़ दिया। क्या हुआ था उनके साथ? मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि के मन में घमंड भरी हुई थी। कवि बहुत घमंडी था, बहुत गर्वी था। ऐंठा हुआ, ऐंठना मतलब गर्व से तान कर,
कवि के मन में इतना घमंड था, इतना अत्यधिक गर्व था कि वह छोटी सी चीज को भी छोड़ता नहीं था। उसके सामने सब तुच्छ नजर आते थे, इतना घमंड। हाँ कि नहीं? जब हम घमंडी हो जाते हैं, देखना कितना बड़ा आदमी भी हमारे सामने आए, हम उसे तुच्छ मानने लगते हैं। यह है घमंड का नतीजा। हाँ कि नहीं? तो कवि के मन में घमंड था, कवि घमंडों से भरा हुआ था। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, कवि कहते हैं कि एक दिन मैं घमंडों में भरा हुआ था, मेरे मन में बहुत घमंड थे, और उसी घमंड के बल पर मैं अपना सीना तान कर अपने घर के मुंडेरे मतलब घर के छत का जो किनारा होता है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, वे एक दिन अपने ही घर के छत के किनारे पर खड़े थे। कौन? कवि। यहाँ कवि कौन है? हरिओत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। कवि एक दिन अपने घर के छत के किनारे यानी मुंडेरे पर खड़े थे, और जब वे खड़े थे, स्वाभाविक रूप से वे खड़े नहीं थे, उनके मन में घमंड भरा हुआ था, बहुत घमंड भरा हुआ था, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है? और वे सीना चौड़ा करके, सीना तान कर घमंड से, उनका पूरा शरीर भरा हुआ है, पूरे घमंडी हो चुके हैं, और वे गर्व से तान कर अपने घर के छत के मुंडेरे पर खड़े थे। और ऊपर वाला देखता है कि कौन कितना घमंड करता है, इसलिए कभी घमंड मत करना। ठीक है? जब ऊपर वाले को लगा कि इसके अंदर घमंड का घड़ा पूरा मतलब घमंड का जो घड़ा है वो घड़ा ज्यादा हो चुका था, उसमें घमंड भर्ती हो चुके थे, तो ऊपर वाले ने एक तरकीब सोचा। कवि के साथ उस वक्त अचानक से एक दुर्घटना घटी। कवि अपने घर के छत पर, अपने घर के छत का जो किनारा होता है, मुंडेरे पर खड़े हैं, बिल्कुल घमंडी दिखाई दे रहे हैं। हाँ कि नहीं? घमंड से भरे हुए हैं। और अचानक उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए ईश्वर ने क्या किया? अचानक दूर से उड़ता हुआ, और उस वक्त तेज हवा बहने लगी। अचानक से तेज, ये छत के मुंडेरे पर खड़े हैं, और अचानक से तेज हवा बहने लगी। और देखना, जब कभी तेज हवा बहती है तो ये धूल भी हवा के झोंके से उड़ने लगते हैं। हाँ कि नहीं? धूल भी हवा में उड़ने लगती है। तो जब तेज हवा बहने लगी, अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मतलब नुकीला घास का एक छोटा सा हिस्सा है, एकदम नुकीला है। हाँ कि नहीं? एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब इसी बीच क्या हुआ है? इसी बीच अचानक से तेज हवा बहने लगी, और उसी हवा के झोंके से बहुत दूर से एक छोटा सा तिनका हवा में उड़ते हुए कवि के पास आया और उनकी आंखों में घुस गया। ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभार आप लोग बाइक में जाते हैं, पिताजी के साथ बैठकर बाइक में कहीं जा रहे हैं, बाइक तेजी से जा रहा है, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, शाम का समय है, कभी कभार देखना ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये हवा में उड़ते रहते हैं। हाँ कि नहीं? और जब आप गाड़ी का लाइट ऑन करके जा रहे हैं तो उसी लाइट के सामने वे कीड़े उड़ते हुए आ जाते हैं। वे आराम से अपने हिसाब से उड़ रहे होते हैं, लेकिन हम स्पीड जा रहे होते हैं। और इसी बीच मान लीजिए अचानक से एक कीड़ा आकर पूरा जोर से अगर आपकी आंखों में घुस जाएगी
घुस जाएगा तो आपको कितना दर्द होता है। उस वक्त हमें बहुत दर्द होता है और उसी दर्द को हम सह भी नहीं सकते। हम बेचैन हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है, आंखें दुखने लगती हैं, आंख लाल हो जाती है, हम छटपटाते रहते हैं। जब तक वो कीड़ा हमारी आंख से निकल नहीं जाता तब तक हम छटपटाते रहते हैं दर्द से। और कवि के साथ भी यही हाल हुआ है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। कवि कहता है जब अचानक से एक नुकीला घास, एक तिनका अचानक से उड़ता हुआ आकर मेरी आंखों में घुस गया, तब मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बेचैन हो गया, मैं झिझक उठा। झिझक उठा मतलब झिझक मतलब बेचैन, शर्म के मारे लेखक बेचैन हो गया, तड़पने लगा, छटपटाने लगा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कभी यहां झिझक उठता है, हाँ कि नहीं, वो बेचैन हो जाता है, छटपटाने लगता है, तड़पने लगता है, उसकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और उसी बीच हम क्या करते हैं, उसी बीच कभी कभार हम हाथ में ऐसे आंख को रगड़ने लगते हैं। और जैसे जैसे हम आंख को रगड़ने लगेंगे वैसे वैसे हमारा दर्द बढ़ता जाता है। हाँ कि नहीं, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया है कई बार। जब बाइक में हम स्पीडीली जाते हैं और अचानक से कोई कीड़ा पूरा हमारी आंखों में घुस जाता है तब हमें बहुत दर्द होता है। हाँ कि नहीं, हम छटपटाने लगते हैं। तो कभी भी बेहाल हो गया है, वह बेचैन हो गया है। हाँ कि नहीं, पूरा छटपटाने लगा। कभी यहां पूरा छटपटाने लगा जब आंख तिनका नुकीला घास जब उसकी आंख में घुस गया अचानक से और जोर से, तब कभी छटपटाने लगा। उसी दर्द को वह सह ना सका, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और उसी बीच शायद कवि ने अपने हाथों से अपनी आंखों को रगड़ दिया होगा, जिसके कारण आंख लाल हो गई और भी ज्यादा दुखने लगी। आंख लाल हो गई और भी ज्यादा दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे। मुठ, बचपन में आपकी माएं आपके साथ ऐसा किया है। जब हम बच्चे होते हैं और मान लीजिए हमारी आंखों में कोई छोटा सा धूल का कण हो या फिर कभी कभार कोई बाल, कभी कभार ये आँख मतलब आईलिड का जो बाल होता है, ये बाल भी कभी कभार, या फिर आँखों के साइड में जो बाल होते हैं वो बाल भी कभी कभार लटक जाते हैं आँख में। हाँ कि नहीं, तब देखना हमारी आँख दुखने लगती है और माएँ क्या करती हैं, कपड़े की मुठ देने लगती हैं। ठीक है, कपड़े की मुठ कैसे देते हैं मैं दिखाता हूँ। माँ के पास उस वक्त जो भी कपड़ा होता है वो क्या करती है, ठीक है, ऐसे मुठ बनाती है। हाँ कि नहीं, और अक्सर माँ क्या करती है, ऐसा करके आंखों को सेंकने लगती है। ऐसा क्यों करती है? ये कपड़े का मुठ देने का मतलब क्या है? जब हम, ठीक है, कपड़े की मुठ बनाकर जब हम मतलब ऐसे जब मुंह में लगाते हैं तो अंदर की जो गर्मी हवा होती है वो गर्मी हवा यहाँ चिपक जाती है। हम जब तक ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, अंदर हमारे शरीर के अंदर की गर्मी हवा से ये हिस्सा भी गर्म हो जाता है, थोड़ा सा उष्ण हो जाता है। और उसी गर्मी को वे ले आकर कहा करते हैं, क्या करते हैं, आँख को सेंकने लगते हैं। उसी गर्मी से आँख को सेंकने लगते हैं। इसलिए सेंकती हैं ताकि थोड़ी सी राहत मिले। हमारे साथ ऐसा हुआ है, मैं जानता हूं आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। और ऐसी मुठ सिर्फ आपके माता पिता ही आपको देते हैं जब आपकी आंखों में कोई छोटी सी चीज घुस जाती है और उस चीज के घुस जाने से आप
दर्द महसूस करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, तब हमारी माताएं क्या करती हैं, ऐसे कपड़ों की मुठ बनाकर हमारी आँखों को गर्मी हवा से, हमारे शरीर के अंदर से जो गर्मी हवा आती है, उसी गर्मी हवा से आँखों को सेंकने लगते हैं। और थोड़ी देर तक ऐसे सेंकने से हमें थोड़ी सी शांति मिलती है, राहत मिलती है। मुठ देने लोग कपड़े की लगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब छत पर लेखक दर्द के मारे तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, छटपटा रहा था, तब आसपास के जो लोग थे वे लोग दौड़कर लेखक कवि के पास आ गए। माफी चाहता हूं, कवि के पास आ गए। ठीक है, वे लोग दौड़ते हुए कवि के पास आ गए। उन्होंने देखा कि कवि की आंख में एक छोटा सा तिनका घुस गया है, जिस कारण उसकी आंख लाल हो गई है। और लाल होने के कारण और ज्यादा दुखने के कारण कवि बेचैन हो गया है, दर्द के मारे छटपटा रहा है। तब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने मुठ देने लोग कपड़े की लगे। तो वे लोग कपड़े लाए और उसी कपड़े से मुठ देने लगे, जैसे मैंने अभी किया था। हाँ कि नहीं? उस कपड़े को मोड़कर पूरा एक गोला जैसा बनाते हैं, फिर मुंह में लगाते हैं, शरीर के अंदर की हवा उस कपड़े में आती है और उसी गर्मी हवा के बल पर वे लोग आंख को सेंकने लगते हैं। तो लोग कपड़े की मुठ बनाकर कपड़े की मुठ जब देने लगे, ऐंठ बिचारी दबे पांव भागी। ऐंठ मतलब ऐंठना, गर्व से तान कर। लेखक के मन में जो घमंड था, जिस प्रकार लेखक गर्व के मारे गर्व से तान कर खड़े थे, हैकड़ी अगर कहें तो हैकड़ी, ठीक है। यहां मैं माफी चाहता हूं, यहां मैं बार बार लेखक कहता हूं, वो स्लिप ऑफ टंग गलती से निकल आता है, कवि। ठीक है, तो कवि की जो हैकड़ी थी, कवि की सारी हैकड़ी निकल जाती है। ऐंठ बिचारी दबे पांव भागी। हाँ कि नहीं? कवि जिस प्रकार ऐंठा हुआ था, उसके अंदर जो हैकड़ी थी, उसकी सारी हैकड़ी निकल गई, सारा घमंड चूर-चूर हो गया। ठीक है, जब एक तिनका अचानक से उस घमंडी कवि की आंखों में घुस जाता है और वह दर्द महसूस करता है, बेचैन हो जाता है, छटपटाने लगता है, तब उसकी सारी हैकड़ी कहीं गायब हो जाती है। तिनका घुसने से पहले जिस प्रकार घमंड उसके मन में था, अब तिनका घुस जाने के बाद और काफी दर्द होने के बाद उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। और लोग जब कपड़े की मुठ देने लगे, तो उसकी जो सारी हैकड़ी थी, उसका जो घमंड था, उसके मन में जो गर्व था, वो गर्व, वह घमंड अचानक से उसके मन से कहीं गायब हो गया। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, ढप मतलब तरीका, प्रकार, लोग कपड़े की मुठ देने लगे और बार बार मुठ देने के कारण किसी प्रकार वह तिनका कवि की आंख से बाहर निकल गया। देखिए, जब तक तिनका था तब तक कवि को दर्द महसूस होता था, अब तिनका किसी न किसी प्रकार से उसकी आंख से तिनका निकल चुका है, यानी अब दर्द नहीं होगा। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, कवि कहता है कि जब किसी न किसी प्रकार से लोगों ने मेरी आंखों से उस तिनके को निकाल दिया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। समझ मतलब बुद्धि। हाँ कि नहीं? समझ मतलब बुद्धि। तब कवि का जो समझ था, कवि के समझ ने ही कवि को ताना मारा। कवि की जो बुद्धि थी, पहले जो बुद्धि थी वो बुद्धि ठीक नहीं थी, घमंड करने की बुद्धि थी। अब उसकी बुद्धि उसे सचेत कर रही है। कवि
कि मन में जो बुद्धि है अभी क्या कहते हैं, तिनका घुसने के बाद कवि के मन में जो बुद्धि उदय हुआ, जो बुद्धि उदय हुआ, वह बुद्धि अब कवि को ताना मार रहा है और क्या कह रहा है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे क्या ताना मारते हुए बुद्धि क्या कहता है? बुद्धि ताना मारते हुए कवि से कहता है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, आखिर तेरे पास ऐसी कौन सी महान शक्ति है जिसके लिए तू इतना ऐंठ रहा था, इतनी हैंकड़ी मार रहा था, इतना घमंड कर रहा था? हैं? तेरे मन में तो बहुत सारा घमंड था, अब कहाँ गया तेरा घमंड? देखा तूने, एक छोटा सा तिनका, एक छोटे से तिनके ने तेरे सारे घमंड चूर कर दिए, हाँ कि नहीं? वह ताना मारते हुए कवि का समझ, कवि को ताने मारते हुए कहता है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे के लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। घमंड से तू जो ऐंठ रहा था, हाँ कि नहीं, जो सीना तान कर खड़ा था, कवि को लग रहा था कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके मन में यही घमंड था कि उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ कि नहीं? लेकिन आप लोगों ने देखा, एक छोटा सा तिनका अचानक से कवि की आंखों में घुसता है, कवि को बेचैन कर देता है, कवि को छटपटाने के लिए, तड़पने के लिए मजबूर कर देता है। आंख दुखने लगती है, आंख लाल हो जाती है, कवि अपनी पलकें खोलकर देखने लायक नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जब आसपास के लोग दौड़कर कवि के पास आते हैं और कपड़े की मुठ देने लगते हैं, तब किसी न किसी प्रकार से वह तिनका कवि की आंख से निकल जाता है। और कवि की आंख से तिनका निकल जाने के बाद कवि को थोड़ी सी राहत मिलती है, उसे थोड़ी सी शांति मिलती है, आराम मिलता है। और तब कवि का जो समझ है, उसकी जो बुद्धि है, हाँ कि नहीं, कवि के समझ ने ही कवि को ताने मारे। और कवि का समझ कवि को ताना मारते हुए क्या कहता है, रे इंसान, रे मनुष्य, किसी भी चीज को लेकर कभी भी इतना घमंड मत करना, हाँ कि नहीं? किसी भी चीज को लेकर लोग अपने दौलत को लेकर घमंड करते हैं, लोग अपने पैसों को लेकर घमंड करते हैं, लोग अपनी गाड़ी, अपने घर बंगला को लेकर, हाँ कि नहीं, धन दौलत जमीन जायदाद को लेकर घमंड करते हैं, लोग अपनी पढ़ाई को लेकर घमंड करते हैं। हमारे पास कोई भी अगर अच्छे गुण होते हैं तो उसी अच्छे गुण को लेकर हम घमंड करते हैं, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना बुरी बात है। तो कवि के समझ ने कवि को ताने दिए, हाँ कि नहीं, कवि का मजाक उड़ाया। और कवि का मजाक उड़ाते हुए, कवि को उलाहना देते हुए क्या कहता है कि किसी भी चीज को लेकर कभी घमंड मत करना। घमंड करना बुरी बात है। जब मनुष्य अत्यधिक घमंड करता है तो उसके साथ ऐसा ही दुर्घटना होती है, घटती है। इसलिए हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमें हमारे पास जो चीजें हैं उसे लेकर हमें संतुष्ट रहना है, न कि घमंड करना। अगर हम घमंड करेंगे तो ऊपर वाला सह नहीं सकता, और हमें उचित दंड देने के लिए वो किसी भी प्रकार से किसी के भी माध्यम से हमारे घमंड को चूर चूर करने के लिए उचित समय पर उचित शिक्षा वह दे सकता है, हाँ कि नहीं? इसलिए कभी किसी चीज को लेकर घमंड मत करना, चाहे वो चीज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे वो चीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, घमंड मत करना।
क्योंकि आज जिस चीज के लिए हम इतना घमंड करते हैं, हो सकता है कल वह चीज हमारे पास ना हो। हाँ कि नहीं? जिस चीज को लेकर आज हम इतना घमंड कर रहे हैं, क्या पता कल वह चीज हमारे पास हो या ना हो। आज जो है हमारे पास कल नहीं था। हाँ कि नहीं? कल जो नहीं था आज हमारे पास है। आज हमारे पास जो है हो सकता है कल हमारे पास ना हो। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को लेकर हमें घमंड नहीं करना है। हाँ, हमारे पास जितना है, हमारे पास जो है, बस उसी से हमें संतुष्ट रहना है, लेकिन घमंड नहीं करना है। अगर हम घमंड करेंगे तो कवि की तरह, जैसे एक तिनके ने कवि को अच्छा सबक सिखाया, उसी प्रकार हमारे घमंड को चूर चूर करने के लिए कोई भी चीज, चाहे वो चीज जानदार चीज हो, हाँ कि नहीं, या फिर कोई निर्जीव वस्तु हो, हमारे घमंड को चूर चूर करने के लिए उसी प्रकार हमें उचित दंड दे सकती है। इसलिए कभी किसी भी चीज को लेकर घमंड मत करना। अगर आपके मन में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी चीज को लेकर, चाहे आपकी पढ़ाई को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी घमंड है, तो जल्द से जल्द आप उसी घमंड को अपने मन से निकालकर फेंक दीजिए। हाँ कि नहीं? अपने हृदय में गर्व, घमंड जैसी चीजों को, जैसे गुणों को स्थान मत दीजिए। वो हमारे लिए हानिकारक है। हाँ कि नहीं? उसी घमंड के कारण एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। ठीक है? जिस प्रकार कवि अब महसूस कर रहा होगा कि नहीं, मुझे इतना घमंड करना नहीं चाहिए था, मैंने घमंड किया, मेरे साथ बुरा हुआ। इसलिए हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड न करने का संदेश इस कविता से हमें मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इस कविता को समझाई। एक तिनका, कबीरदास का भी एक दोहा है। हाल ही में मैंने कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया था, आपने मेरे इसके पूर्व वीडियो में देखा होगा। कबीरदास ने भी एक अच्छी बात कही है, एक सुंदर सी बात कही है उन्होंने इसी तिनके को लेकर। तिनका कबहू न निंदिए पांव तले जो होए, तिनका कबहू न निंदिए पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। तिनका कबहू न निंदिए, तिनका को एक छोटी सी चीज समझकर आप कभी उसकी निंदा मत कीजिए। अक्सर हम जब पैदल जाते हैं चप्पल पहनकर, हमारे पैरों के नीचे आकर कितने तिनके हम मसल दे रहे हैं। जब हम चलते हैं मैदानों में, तब न जाने कितने तिनकों को हम अपने पैरों में ही मसल देते हैं। लेकिन उन तिनकों को आप तुच्छ मत समझिए, उन तिनकों को आप तुच्छ मानकर उनका अपमान मत कीजिए, उनका नजरअंदाज मत कीजिए, उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। तिनका कबहू न निंदिए पांव तले जो है। ठीक है? हमारे पांव के नीचे होने के कारण हम उन तिनकों की निंदा करेंगे, ये गलत बात है। हमें कभी भी तिनकों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी संसार की कितनी भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबहू उड़ी आखिन परे, ये तिनका कब हवा के झोंके में उड़कर आकर हमारी आंखों में घुसेगा, हम भी नहीं जानते। और जब हवा की झोंके में वह उड़ता हुआ हमारी आंखों में अचानक से घुसेगा, जैसे कवि की आंखों में घुसा, अचानक से अगर वह तिनका हमारी आंखों में घुसता है, पीर घनेरी होए, पीर मतलब पीड़ा, घनेरी मतलब बहुत, तब हमें अत्यधिक पीड़ा होती है, अत्यधिक कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है हम उस कष्ट को सह भी नहीं सकते। इसीलिए संसार के छोटी से छोटी चीज को भी आप तुच्छ मत समझिए,
उनका अपमान मत कीजिए। हाँ कि नहीं? कभी उन्हें तुच्छ समझकर उनका अपमान मत कीजिए, असम्मान मत कीजिए और घमंड मत कीजिए। पहली बात तो है घमंड मत कीजिए। अगर हम घमंड करेंगे, हमारे मन में अगर घमंड का घड़ा भर गया हो, घमंड का घड़ा भर गया हो, तो उसी घमंड को चूर चूर करने के लिए कोई भी चीज, चाहे वो चीज जानदार हो, चाहे वो चीज निर्जीव हो, हमारी परीक्षा ले सकती है, हमें तकलीफ दे सकती है। हाँ कि नहीं? इसलिए कभी घमंड मत कीजिएगा। और इस कविता से घमंड न करने का एक अच्छा सा संदेश मिलता है। आप लोग वीडियो को देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज भेजकर अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।